दिव्यांश का घर। दिव्यांश अपने स्टडी रूम में बैठा फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। आज सेट पर जो हुआ, उसने उसे हिलाकर रख दिया था। बलविंदर की बातों में जो धमकी थी, वह साफ समझ सकता था। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और उठकर ईशाना के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। वह अंदर झांका। ईशाना बिस्तर पर बैठी थी, उसके घुटने मुड़े हुए और उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। अब भी सोच रही हो? दिव्यांश ने धीरे से पूछा। ईशाना ने चौंक कर सिर उठाया। उसने जबरदस्ती हल्की मुस्कान दी। तुम सोए नहीं अभी? क्या तुम सो पाए? दिव्यांश ने जवाब में पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस नजरें फेर लीं। दिव्यांश अंदर आया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। ईशाना, मैं जानता हूं कि जो हुआ वह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। ईशाना ने उसकी ओर देखा। मुझे लग रहा है कि बलविंदर यही नहीं रुकेगा। वह रुकेगा नहीं, दिव्यांश ने सीधा कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, क्या मैं सही कर रही हूँ तुम्हारे साथ रहकर? दिव्यांश ने बिना झिझके कहा, हाँ बिल्कुल सही। जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ईशाना ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझा रही हो कि वह अब सुरक्षित है। दिव्यांश ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। अब सो जाओ, ईशाना। वो उठने लगा, लेकिन तभी ईशाना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दिव्यांश ने उसकी तरफ देखा। मत जाओ, उसने धीरे से कहा, कम से कम आज रात तो नहीं। दिव्यांश एक पल के लिए ठहरा, फिर हल्की मुस्कान के साथ वहीं बैठ गया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ पल के लिए सारी परेशानियां दूर हो गई हों। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल भारी था। ईशाना की पकड़ अभी भी दिव्यांश के हाथ पर थी। शायद वो खुद को रोक नहीं पाई थी, शायद आज वो अपना दर्द किसी के सामने रख देना चाहती थी। दिव्यांश उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ धैर्य और अपनापन था। तुम्हें पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? ईशाना ने धीमी आवाज में कहा। दिव्यांश चुप रहा। उसे एहसास था कि आज ईशाना कुछ ऐसा बताएगी जो उसने अब तक किसी से नहीं कहा होगा। मैं तन्वी से बहुत प्यार करती थी। उसकी आवाज में कड़वाहट घुल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही इंसान मुझे सबसे बड़ा धोखा देगा। दिव्यांश की उंगलियां हल्का सा कसी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। उसने मुझे सम्राट के हाथ बेच दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है। मुझे लगा शायद ये कोई गलतफहमी होगी, पर जब मैंने तन्वी की आंखों में देखा, तब समझ आ गया कि वो मुझे छोड़ चुका है। मुझे ऐसे किसी सौदे की तरह किसी और के हवाले कर दिया गया था। दिव्यांश के चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। 1 हफ्ते तक मैं सम्राट के घर में कैद थी। ईशाना का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में अब भी उन यादों का दर्द था। वो चाहता था कि मैं खुद उसके पास जाऊं, लेकिन मैं मर जाऊंगी, पर उसके हाथ नहीं आऊंगी, ये सोच लिया था मैंने। इसीलिए उसने मुझे हर दिन मारा। दिव्यांश की मुट्ठी कस गई। बैट से, चेन से उसके आदमियों ने भी पीटा। उसने अपने बाजू पकड़ लिए, जैसे वो दर्द अब भी महसूस कर रही हो। मेरे शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां चोट न हो। दिव्यांश के दिमाग में वो रात घूम गई जब वो पहली बार ईशाना से मिला था। दिव्यांश ने गहरी सांस ली। ईशाना ने जो कुछ बताया, उसने उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी भर दी थी। तुमने अब तक ये सब क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसके लहजे में चिंता झलक रही थी। ईशाना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। तुमसे कहकर क्या बदल जाता दिव्यांश? दर्द तो मेरा ही था न? दिव्यांश ने मुट्ठी भींच ली। लेकिन अब ये सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं है ईशाना। सम्राट ने जो किया, उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। ईशाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां वही संजीदगी थी जो उसे हमेशा दिव्यांश के करीब लाती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें उलझो दिव्यांश। मैं पहले ही उलझ चुका हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुम अब अकेली नहीं हो। ईशाना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। संजीव का ईशाना के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। जब अचानक उसने सम्राट का नाम सुना, उसके कदम ठिठक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर से ईशाना की आवाज आ रही थी, कमजोर, लेकिन हर शब्द गूंज रहा था। मैं 1 हफ्ते तक सम्राट के चंगुल में फंसी रही थी। वो चाहता था कि मैं खुद उसके पास जाऊं, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मर जाऊंगी पर उसके हाथ नहीं आऊंगी। इसीलिए वो मुझे रोज मारता था। मेरे शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां बैट के निशान ना हो।
संजीविका के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सम्राट, वो नाम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। और फिर वो रात, घुप अंधेरा, अकेला कमरा, तेज बारिश। संजीविका ने खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन यादें झटके से वापस आ गईं। मत मत करो, उसने गिड़गिड़ाया था, लेकिन सम्राट की पकड़ मजबूत थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगी? उसकी आवाज में एक वहशीपन था। मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर ही छोड़ता हूँ। संजीविका। नहीं। संजीविका की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ में पकड़ा पानी का जग कांपते हुए फिसल गया और जमीन से टकराते ही चकनाचूर हो गया। धड़ाम। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशाना और दिव्यांश ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। संजीविका वहां खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी मुठियां कसकर भींची हुई थीं। संजीविका। दिव्यांश तुरंत उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ? संजीविका ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें जैसे शून्य में देख रही थीं। तुमने अभी सम्राट का नाम लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ईशाना की आंखें चौड़ी हो गईं। संजीविका। लेकिन संजीविका अब खुद को संभाल नहीं पाई। वो शैतान। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। दिव्यांश ने उसकी बांह पकड़ ली। संजीविका, प्लीज पहले बैठो। क्या हुआ है? संजीविका की आंखों में आंसू थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहरा दर्द छिपा था। उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की थी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दिव्यांश के चेहरे की रंगत उड़ गई। ईशाना की आंखों में अविश्वास और दुख का साया था। संजीविका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से लड़ रही हो, क्योंकि मैं डर गई थी। उसका शरीर अचानक लड़खड़ा गया। दिव्यांश ने उसे संभाल लिया। संजीविका, मैं यहाँ हूँ। संजीविका ने अपने भाई को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द खुलकर आ गया जिसे उसने सालों तक छुपाया था। मैं अब और नहीं छुपूंगी, दिव्यांश, अब नहीं। संजीविका की बात सुनकर दिव्यांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सम्राट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने विराट को फोन किया। कुछ मिनट में विराट ने फोन उठाया। जी चीफ, दिव्यांश जल्दी से बोला। विराट, हमने जो तन्मय और सम्राट की कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, उन्हें धीरे धीरे मार्केट में उतारना शुरू करो। विराट एक पल के लिए चौंका, फिर उसने समझने की कोशिश की। आपका मतलब है कि हमें उनके शेयर्स बेचने शुरू करने हैं? हाँ, लेकिन एकदम नहीं, धीरे धीरे, ताकि मार्केट को लगे कि उनकी कंपनी गिर रही है। मैं चाहता हूं कि उनकी वैल्यू नीचे गिरे, इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा करना बंद कर दे। विराट को अब दिव्यांश की प्लानिंग समझ में आने लगी थी। समझ गया, चीफ। अगर हमने सही तरीके से खेला तो उनकी कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी और उनके ऊपर लोन का दबाव बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट, दिव्यांश की आवाज ठंडी थी, उनकी कंपनी में जो भी गैरकानूनी लेन देन हुआ है, उसकी भी पूरी जांच करवाओ। हर एक गड़बड़ी को बाहर निकालो। मैं चाहता हूं कि उनकी कंपनी का हर गलत काम दुनिया के सामने आए। विराट अब पूरी तरह तैयार था। ठीक है, चीफ, मैं अपने लोगों को तुरंत काम पर लगाता हूं। और सुनो, दिव्यांश ने आखिरी आदेश दिया, मुझे सम्राट और तन्मय की हर मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। वो किससे मिल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। आप चिंता मत करें, चीफ, अब खेल सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी है। विराट की आवाज में आत्मविश्वास था। दिव्यांश ने फोन काट दिया और ठंडे चेहरे के साथ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सम्राट, तेरा अंत शुरू हो चुका है। दिव्यांश की आंखों में स्याही सी गहरी नफरत थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब सम्राट को उसकी हर गलती की कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। दिव्यांश, ईशाना की मुलायम आवाज कमरे में गूंजी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? दिव्यांश ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तूफान था। कुछ नहीं। ईशाना ने उसे ध्यान से देखा। ये सम्राट के बारे में है ना? दिव्यांश का जबड़ा भिंच गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसके जवाब की तरह थी। ईशाना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो भी कर रहे हो, उसमें खुद को मत खो देना, दिव्यांश। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, ईशाना, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सम्राट को उसके गुनाहों का एहसास हो। ईशाना उसकी आंखों में चिंता पड़ सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे कुछ भी कहना बेकार होगा। उसने बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया।
जैसे उसे यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वो उसके साथ है। उधर विराट ने अपना काम शुरू कर दिया था। तन्वी और सम्राट की कंपनी के शेयर धीरे धीरे गिरने लगे थे। शेयर मार्केट में हलचल मचने लगी थी। सम्राट के केबिन में घबराहट का माहौल था। तन्वी तेजी से लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और सम्राट फोन पर किसी से बहस कर रहा था। यह क्या हो रहा है? हमारे शेयर क्यों गिर रहे हैं? सम्राट ने गुस्से से फोन पटक दिया। तन्वी ने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, कोई जानबूझकर हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है। इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं और मीडिया में हमारी कंपनी को लेकर निगेटिव खबरें आने लगी हैं। सम्राट ने दांत भींच लिए। ये दिव्यांश का काम है, हमें कुछ करना होगा। सम्राट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तन्वी की आवाज में डर था। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू में रखते हुए कहा, दिव्यांश से खेलना आसान नहीं है, लेकिन वो भूल गया है कि मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। अब बारी हमारी है। उसने फोन उठाया और किसी का नंबर मिलाया। हमें उससे बात करनी होगी, अभी के अभी। सम्राट का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में खतरनाक इरादे चमक रहे थे। फोन की दूसरी तरफ किसी ने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा था कि जब तक मैं न कहूं, मुझे कॉल मत करना। उस तरफ से भारी आवाज आई। सम्राट ने गहरी सांस ली और संयम बनाए रखा। परिस्थितियां बदल गई हैं, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मतलब, दिव्यांश हमारे खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। वो हमारी कंपनी को गिराने की कोशिश कर रहा है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? सम्राट के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। दिव्यांश की कमजोर नस पर वार करना है। कमजोर नस? सम्राट ने आंखें सनकरी की। ईशाना। फोन की दूसरी तरफ एक हल्की हंसी गूंजी। दिलचस्प, मैं इस पर काम करता हूँ, लेकिन याद रखना, कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, बस मुझे नतीजे चाहिए। डन, जल्द ही खबर मिलेगी। फोन कट गया। सम्राट ने फोन टेबल पर पटका और कुर्सी पर बैठते हुए तन्वी की तरफ देखा। अब खेल शुरू हो चुका है। तन्वी, दिव्यांश ने हमारे खिलाफ चाल चली, अब हमारी बारी है। दूसरी तरफ विराट ने दिव्यांश को कॉल किया। चीफ, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। मार्केट में उनकी कंपनी की वैल्यू लगातार गिर रही है और इन्वेस्टर्स भी पीछे हटने लगे हैं। दिव्यांश ने खिड़की के बाहर देखते हुए सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन हमें और तेजी से काम करना होगा। सम्राट शांत नहीं बैठेगा, वो पलटवार जरूर करेगा। हाँ चीफ, वैसे मैंने एक और बात नोटिस की है। सम्राट और तन्वी किसी से लगातार कॉल पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो किसी बड़े खिलाड़ी को इस खेल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यांश की भौहें सिकुड़ गईं। पता करो कि वो कौन है। और हाँ, ईशाना पर भी नजर रखो। अगर सम्राट हमसे नहीं लड़ सका तो वो दूसरी तरह से वार करेगा। समझ गया चीफ। दिव्यांश ने फोन रखा और सोफे पर बैठते हुए अपनी उंगलियां आपस में चटकाईं। सम्राट, तुम कितनी भी चालें चल लो, इस बार मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। रात के अंधेरे में सम्राट की गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। तन्वी ने इधर उधर देखा, जगह वीरान थी। तो यकीन है कि यही मिलने वाला है? उसने संदेह से पूछा। हाँ, सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, ये आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और हमें अब ऐसे ही आदमी की जरूरत है। अचानक अंधेरे से एक लंबी कद काठी वाला व्यक्ति सामने आया। उसके हाथ में एक सिगरेट थी और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तुम्हें मेरी जरूरत आन पड़ी, सम्राट, आदमी ने व्यंग्य से कहा। मुझे काम चाहिए, आर्यन, सम्राट ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। दिव्यांश की कमजोरी को निशाना बनाना है। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। ओह, तो अब तू भी इमोशनल अटैचमेंट पर वार करने लगा। किसकी बात कर रहा है? ईशाना। आर्यन ने सिगरेट का कश लिया और कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। दिलचस्प होगा, लेकिन मैं ये काम फ्री में नहीं करता। सम्राट ने अपनी जैकेट से एक लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होते ही तुझे तिगुना मिलेगा। आर्यन ने लिफाफा खोला, अंदर पैसों की गड्डियां थीं। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है सम्राट, अब ये खेल और मजेदार होने वाला है। दूसरी तरफ दिव्यांश अपने घर के स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने कुछ फाइलें खुली थीं जिनमें सम्राट की कंपनी के गैरकानूनी लेन देन की डिटेल्स थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। ईशाना अंदर आई। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। दिव्यांश, तुम सोए नहीं? नहीं, कुछ जरूरी काम था। ईशाना पास आई और उसकी फाइलों पर नजर डाली। तुम अभी भी सम्राट के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो? हाँ,
और मुझे इस बार उसे पूरी तरह खत्म करना है। दिव्यांश की आवाज में ठंडापन था। ईशाना ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोली, पर मुझे डर लग रहा है। दिव्यांश, सम्राट भी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकता है। दिव्यांश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। उसने ईशाना का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ईशाना। ईशाना ने उसकी आंखों में देखा और हल्का मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी सावधान रहना। तभी दिव्यांश का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, विराट का कॉल था। हाँ विराट, चीफ, मुझे एक अजीब मूवमेंट पता चली है। सम्राट और तन्मय किसी नए आदमी से मिले हैं। नाम है आर्यन। दिव्यांश का चेहरा सख्त हो गया। आर्यन? हाँ चीफ, ये आदमी प्रोफेशनल है और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक बात साफ है, इसे हायर किया जाता है खतरनाक कामों के लिए। दिव्यांश की आंखों में गहरा अंधकार छा गया। सम्राट ने कोई बड़ी चाल चली है। पता करो कि ये आर्यन क्या कर सकता है और उसका अगला टारगेट क्या है। ठीक है चीफ, मैं पूरी टीम लगा देता हूँ। दिव्यांश ने फोन रखा और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा। उसकी आंखों में अब चिंता की हल्की लकीरें थीं। सम्राट, तुमने इस बार हद पार कर दी। अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन सम्राट के ऑफिस में हलचल मची थी। तन्मय तेजी से अंदर आया और बोला, सम्राट, बड़ी दिक्कत हो गई। हमारे शेयर और गिर गए हैं, इन्वेस्टर्स हम पर भरोसा खो रहे हैं। सम्राट अपनी कुर्सी से उठा और गुस्से से बोला, मुझे ये सब पता है तन्मय, लेकिन दिव्यांश को इतना भी आसान नहीं छोड़ सकते। पर हम क्या कर सकते हैं? तन्मय ने घबराए हुए पूछा। सम्राट के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। आर्यन अपना काम शुरू कर चुका है, अब हमें बस नतीजे का इंतजार करना है। दूसरी तरफ दिव्यांश अपने ऑफिस में बैठा था जब विराट अंदर आया। चीफ, बुरी खबर है। दिव्यांश ने उसकी तरफ देखा। क्या? ईशाना पर नजर रखने वाले हमारे लोग कह रहे हैं कि कोई अनजान आदमी कई बार उसके आसपास मंडरा रहा है। दिव्यांश की आंखों में आग भड़क उठी। नाम? शक है कि ये वही आर्यन हो सकता है जिसे सम्राट ने हायर किया है। दिव्यांश तेजी से उठा। मुझे ईशाना चाहिए, अभी के अभी। विराट समझ गया कि अब हालात गंभीर हो चुके हैं। उसने तुरंत अपने लोगों को कॉल किया। ईशाना सुपरमार्केट से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक एक काली वैन उसके सामने आकर रुकी। क्या? उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दो नकाबपोश लोग बाहर आए और उसे जबरदस्ती वैन में खींच लिया। छोड़ो मुझे, ईशाना ने संघर्ष किया, लेकिन एक ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। वैन तेजी से आगे बढ़ गई। फोन की घंटी बजी। विराट की घबराई हुई आवाज आई, चीफ, ईशाना किडनैप हो गई है। दिव्यांश के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में खतरनाक लाली छा गई। सम्राट, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, मानो एक खतरनाक तूफान आने वाला हो। ईशाना की पलकों में हलचल हुई। सिर भारी लग रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने इधर उधर देखा। हल्की रोशनी में सामने एक आदमी खड़ा था। आर्यन। जाग गई। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाकिया अंदाज था। ईशाना ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आर्यन मुस्कुराया। मुझे ऐसे ही सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है, लेकिन इतना जान लो, तुम एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी हो। ईशाना की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया था कि यह सम्राट का काम है, लेकिन दिव्यांश, क्या उसे खबर मिली होगी? दिव्यांश की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। विराट उसके बगल में बैठा था। चीफ, हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि ईशाना को कहाँ ले जाया गया है, लेकिन हमने सम्राट की कॉल ट्रेस करने की कोशिश की है। कहाँ है वो? दिव्यांश की आवाज इतनी ठंडी थी कि विराट को एक सेकंड के लिए कपकपी आ गई। सम्राट अभी अपने फार्म हाउस पर है। दिव्यांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तय कर लिया है विराट, अगर आज ईशाना को कुछ हुआ तो सम्राट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सम्राट अपनी विस्की का ग्लास घुमा रहा था। तन्मय उसके सामने बैठा था। तू सोचता है दिव्यांश को पता चलेगा? तन्मय ने संदेह से पूछा। सम्राट हंसा। जरूर पता चलेगा, और जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी फोन बजा। सम्राट ने देखा, आर्यन का कॉल था। बोलो। लड़की जाग गई है, लेकिन डरने की जगह सवाल पूछ रही है। सम्राट ने हल्की हंसी ली।
अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन जल्द ही समझ जाएगी कि दिव्यांश उसे बचाने नहीं आएगा। तभी अचानक सम्राट का दरवाजा जोर से खुला। गलत सोच रहे हो, सम्राट। दिव्यांश अंदर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ दिख रही थीं। सम्राट का चेहरा उतर गया। तन्मय घबराकर उठ खड़ा हुआ। दिव्यांश। दिव्यांश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ईशाना कहाँ है? सम्राट ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त, खेल अभी शुरू ही हुआ है। दिव्यांश ने बिना एक सेकंड गनवाए सम्राट के कॉलर को पकड़ लिया और उसे जोर से दीवार से धक्का दे मारा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ईशाना कहाँ है? सम्राट दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी मुस्कान बनी रही। अगर जानना है तो खुद ढूंढ लो। दिव्यांश की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। दिव्यांश ने सम्राट का कॉलर और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मुझे मत उकसा सम्राट, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ईशाना कहाँ है? सम्राट हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी अगले ही पल रुक गई जब दिव्यांश ने घूंसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उफ! सम्राट दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। तू कितना भी जोर लगा ले दिव्यांश, अब बहुत देर हो चुकी है। विराट ने सामने खड़े तन्मय को घूरा। अगर तूने एक शब्द भी गलत बोला तो तुझे इस फार्म हाउस से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। तन्मय घबराया हुआ था। उसने सम्राट की तरफ देखा, फिर दिव्यांश की आग जैसी आंखों की तरफ। वो शहर से बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में होगी। सम्राट चौंका। तन्मय, लेकिन इससे पहले कि सम्राट कुछ और कहता, दिव्यांश ने विराट की तरफ देखा। पता लगा लो कि वो फैक्ट्री कहाँ है। हम तुरंत निकल रहे हैं। विराट ने अपने लोगों को कॉल किया। हमें लोकेशन मिल गई, चीफ। दिव्यांश बिना एक सेकंड गनवाए तेजी से बाहर निकला। सम्राट दर्द से कराहता हुआ उठा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक घिनौनी चमक थी। देखता हूँ दिव्यांश, तू उसे जिंदा बचा भी पाता है या नहीं। पुरानी फैक्ट्री में ईशाना अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे, लेकिन अब वो घबराने की बजाय शांत थी। आर्यन सामने खड़ा था, उसे ध्यान से देख रहा था। तू डर नहीं रही? ईशाना ने उसे ठंडी नजरों से देखा। डरने से क्या होगा, जो होगा वो होगा। लेकिन हाँ, तुझे शायद ये नहीं पता कि तू कितनी बड़ी गलती कर चुका है। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? ईशाना मुस्कुराई। तूने दिव्यांश को ललकारा है, अब तेरी बारी है डरने की। तभी फैक्ट्री के बाहर तेज गाड़ियों की आवाज आई। आर्यन सतर्क हो गया। लगता है वो आ गया। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और कुछ लोग अंदर घुसे। सबसे आगे दिव्यांश था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। ईशाना। ईशाना की आंखों में चमक आई। दिव्यांश। आर्यन मुस्कुराया। वाह, तूने तो जल्दी रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन देखता हूँ क्या तू इसे बचा भी पाता है या नहीं। दिव्यांश बिना रुके उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी आर्यन ने अपनी बंदूक निकाल ली और सीधे ईशाना की तरफ तान दी। रुक जा, वरना मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। हवा में सन्नाटा छा गया। विराट और बाकी लोग भी सतर्क हो गए। दिव्यांश ने धीरे से कहा, अगर हिम्मत है तो ट्रिगर दबा कर दिखा। आर्यन के चेहरे पर हल्की परेशानी झलकने लगी। डर गया? दिव्यांश ने कदम आगे बढ़ाए। तू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है आर्यन, लेकिन मैं वो आदमी हूँ जो अपनी दुनिया खुद बनाता है और अपने दुश्मनों को खुद मिटाता है। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। दिव्यांश की आंखों में जो आग थी वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब फैसला कर, तुझे जिंदा जाना है या तेरा खेल यही खत्म हो। आर्यन की पकड़ ढीली हुई। दिव्यांश ने बिना समय गंवाए उसकी बंदूक झटक कर दूर फेंक दी और एक जोरदार घूंसा मारा। आर्यन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। विराट तुरंत आगे आया और ईशाना की रस्सियां खोलीं। ईशाना ने राहत की सांस ली और दिव्यांश के गले लग गई। मुझे पता था तुम आओगे। दिव्यांश ने उसे और कसकर पकड़ा। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ देर बाद सम्राट और तन्मय को पुलिस अपनी गाड़ियों में ले जा रही थी। आर्यन को भी हथकड़ी पहनाई जा चुकी थी। उसने एक बार दिव्यांश की तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ हार थी। ले जाओ इसे, विराट ने आदेश दिया। पुलिस की गाड़ियां वहां से निकल गईं, लेकिन इससे पहले कि माहौल पूरी तरह शांत हो पाता, अचानक कैमरों की फ्लैशलाइट चमकने लगी। मीडिया वहां आ चुकी थी। पत्रकारों की भीड़ दिव्यांश और ईशाना की तरफ दौड़ पड़ी। माइक उनके सामने किए गए और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मिस्टर दिव्यांश कपूर, मिस ईशाना गुप्ता आपकी को स्टार हैं, लेकिन क्या आप उन्हें डेट कर रहे हैं?
आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों खड़े हैं? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? हमने सुना है कि मिस ईशाना को किडनैप किया गया था। क्या ये मामला किसी पर्सनल दुश्मनी का था? ईशाना थोड़ी घबरा गई। वो इतनी सारी नजरों और कैमरों के बीच असहज महसूस कर रही थी, लेकिन दिव्यांश बिल्कुल शांत था। उसने ईशाना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सहारा दिया। फिर उसने सीधे कैमरों की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, ईशाना सिर्फ मेरी को स्टार नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया में हलचल मच गई। सभी पत्रकार और कैमरा क्रू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मतलब, मिस्टर कपूर? एक रिपोर्टर ने जल्दी से पूछा। दिव्यांश ने एक पल के लिए ईशाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था और हल्की सी मुस्कान भी। फिर उसने दोबारा मीडिया की तरफ देखा। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, और मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा कि ईशाना को मेरी वजह से कोई नुकसान हो। पत्रकारों ने और सवाल पूछने चाहे, लेकिन दिव्यांश ने हल्के मगर सख्त लहजे में कहा, आज का इंटरव्यू यहीं खत्म। उसने ईशाना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कैमरों की फ्लैश लाइट अब भी चमक रही थी, सवालों की आवाजें अब भी गूंज रही थी, लेकिन दिव्यांश और ईशाना दोनों को अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिव्यांश का इंटरव्यू सुनकर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यांश कपूर, जो अब तक इंडस्ट्री के सबसे रहस्यमयी और पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने वाले शख्स माने जाते थे, वो एक न्यूकमर को डेट कर रहे थे। मीडिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी यह टॉप ट्रेंड में था। #दिव्याना, दिव्यांश जोड़ ईशाना। कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट मान रहे थे, तो कुछ का कहना था कि दिव्यांश पहली बार अपने दिल की बात छुपा नहीं पा रहे। फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और अब प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा था। दिव्यांश और ईशाना जहां भी जाते, वहां सिर्फ एक ही सवाल किया जाता, आप दोनों के बीच सच में कुछ है? हर बार दिव्यांश बस मुस्कुराता और एक ही जवाब देता, वक्त आने पर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये जवाब लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा देता। हर इंटरव्यू, हर प्रमोशनल इवेंट में कैमरे उन दोनों की केमिस्ट्री को कैद करने की कोशिश करते। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज बदल रही थी, दिव्यांश और ईशाना के बीच का रिश्ता। फिल्म प्रमोशन के इस एक महीने में दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। दिव्यांश अब पहले से ज्यादा ईशाना का ख्याल रखने लगा था, और ईशाना भी उसके साथ रहने में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। आखिरकार फिल्म रिलीज हो गई। पहले ही दिन सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लग गया। क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक हर किसी ने फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जितनी चर्चा फिल्म की हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा दिव्यांश और ईशाना की जोड़ी की थी। रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री कमाल की है। मीडिया, फैंस, इंडस्ट्री के लोग, हर कोई बस यही जानना चाहता था कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या सच में कुछ खास चल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। हर जगह बस इसी की चर्चा थी। दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही थी, और खासकर दिव्यांश और ईशाना की जोड़ी को लोग खूब प्यार दे रहे थे। इस खुशी में बलविंदर ने एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी थी। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस पार्टी में शामिल होने वाले थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार था, वो था दिव्यांश और ईशाना का साथ में आना। दिव्यांश और ईशाना की एंट्री जैसे ही दिव्यांश और ईशाना एक साथ पार्टी में पहुंचे, पूरे हॉल में हलचल मच गई। कैमरों की फ्लैश चमक उठी। हर कोई उन दोनों की केमिस्ट्री को देख रहा था। फैंस और इंडस्ट्री के लोग उन्हें साथ देखकर बेहद खुश थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगीं। परफेक्ट कपल, देखो ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी कमाल की है। दिव्यांश हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, जबकि ईशाना हल्की सी नर्वस थी। लेकिन जब उसने दिव्यांश को अपने करीब महसूस किया, तो उसकी घबराहट कम हो गई। सब खुश थे, बस एक को छोड़कर। पार्टी में हर कोई मस्ती कर रहा था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो ये सब देखकर गुस्से से जल रहा था, मल्लिका। मल्लिका, वो हमेशा से दिव्यांश को पाना चाहती थी, लेकिन अब उसे सिर्फ बदला लेना था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसके भाई सम्राट को दिव्यांश की वजह से जेल हुई थी, और अब वो ये कभी नहीं भूलेगी। उसने दूर से ईशाना को देखा, जो दिव्यांश के पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरे भाई को मुझसे छीना, अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ, मल्लिका ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। दिव्यांश और ईशाना साथ में खड़े थे कि तभी दिव्यांश के कुछ बिजनेस पार्टनर उसे बुलाने लगे।
ईशाना, मैं अभी आता हूँ, दिव्यांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ठीक है, ईशाना मुस्कुराते हुए बोली। दिव्यांश वहां से चला गया और ईशाना अपने ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए इवेंट हॉल के कोने में खड़ी हो गई। पार्टी की रोशनी, लोगों की बातें और बैकग्राउंड में बजता म्यूजिक, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी, कैसी हो, ईशाना? एक जानी पहचानी मगर चुभने वाली आवाज आई। ईशाना ने पलटकर देखा, मल्लिका उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, मगर आंखों में नफरत की परछाई साफ दिख रही थी। मैं ठीक हूँ, ईशाना ने सामान्य लहजे में कहा, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी थी। अच्छा है, मल्लिका ने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को घुमाते हुए कहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आखिरकार तुमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। कौन सोच सकता था कि एक अनजान लड़की दिव्यांश कपूर की लाइफ में इतनी बड़ी जगह बना लेगी। ईशाना को उसकी बातों में छिपी जलन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। सब किस्मत की बात होती है, उसने हल्के से कहा। मल्लिका हल्का सा हंसी, फिर थोड़ा और करीब आई। किस्मत नहीं, ईशाना, ये सिर्फ किस्मत नहीं, कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वैसे तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये दुनिया बहुत बेरहम होती है। ईशाना को अब मल्लिका की बातें और भी अजीब लगने लगीं। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने सीधा सवाल किया। मल्लिका की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी वाइन का एक घूंट लिया और फिर हल्की आवाज में बोली, बस इतना कि ऊंचाई पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन वहां टिके रहना मुश्किल, और कई बार जो ऊपर जाता है वो बहुत बुरी तरह गिरता है। ईशाना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि कोई खतरनाक इरादा भी था। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो साफ साफ कहो, ईशाना ने सख्ती से कहा। मल्लिका हंस पड़ी। अभी नहीं मेरी जान, अभी तो बस शुरुआत हुई है, खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहकर उसने अपना वाइन ग्लास खाली किया और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। ईशाना को पहली बार एहसास हुआ कि मल्लिका उसे सिर्फ नापसंद नहीं करती, वो उससे नफरत करती है, और यह नफरत किसी बड़ी मुसीबत का संकेत थी। मल्लिका के जाने के बाद भी ईशाना के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जानती थी कि मल्लिका इतनी आसानी से बात करके नहीं जाती, वो हमेशा कोई न कोई चाल चलती है। वो अभी भी अपने विचारों में उलझी हुई थी कि तभी वेटर उसके पास आया। मैम, आपके लिए एक नोट है। उसने ट्रे पर रखा एक छोटा सा कागज बढ़ाया। ईशाना ने हैरानी से नोट उठाया और खोला। उसमें लिखा था, टेरेस पर आओ, तुम्हें कुछ ऐसा बताना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, मल्लिका। ईशाना ने गहरी सांस ली। उसके अंदर कंफ्यूजन थी, क्या उसे जाना चाहिए? कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने खुद को संयमित किया और टेरेस की ओर बढ़ी। टेरेस पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मल्लिका रेलिंग के पास खड़ी थी, हाथ में वाइन ग्लास और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, मल्लिका ने उसकी ओर देखे बिना कहा। तुम्हें क्या बताना था? ईशाना ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मल्लिका ने एक लंबा घूंट लिया और फिर ठंडी आवाज में बोली, दिव्यांश को कितना जानती हो तुम? ईशाना को उसका सवाल अजीब लगा। ये कैसा सवाल है? मल्लिका अब उसकी ओर पलटी और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ उसकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा हो, एक मोहरा जिसे वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है? ईशाना के माथे पर बल पड़ गए। मल्लिका, तुम क्या कहना चाहती हो? मल्लिका हल्की सी हंसी। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? दिव्यांश, जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ छुपाकर रखता था, अचानक तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने लगा, मीडिया में तुम्हारा नाम लेने लगा, हर जगह तुम्हारे साथ दिखने लगा। ईशाना कुछ नहीं बोली, लेकिन मल्लिका की बातें कहीं न कहीं उसके दिमाग में गूंजने लगीं। और तुमने कभी सोचा कि उसके पास इतना बड़ा एम्पायर कहाँ से आया? मल्लिका ने आगे कहा। तुम जानती हो कि वो जो भी बन पाया, वो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि कुछ डर्टी डील्स की वजह से है। ईशाना चौंक गई। ये सब बकवास है। मल्लिका ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कुछ टाइप किया। कुछ ही सेकंड में उसने मोबाइल ईशाना की ओर बढ़ा दिया। ये देखो, उसने कहा। ईशाना ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। वहां एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था, दिव्यांश कपूर, एक विवादित बिजनेसमैन जिसने अपने कुछ खास दुश्मनों को खत्म कर दिया। नीचे कुछ तस्वीरें थीं। दिव्यांश कुछ संदिग्ध लोगों के साथ खड़ा था और रिपोर्ट में इशारा किया गया था कि उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई गैरकानूनी रास्ते अपनाए। ईशाना को यकीन नहीं हो रहा था। ये झूठ है। सच और झूठ के बीच सिर्फ एक कदम का फासला होता है,
ईशाना, मल्लिका ने धीरे से कहा, तुम तो सिर्फ उसकी दुनिया की एक छोटी सी परछाई हो। तुम नहीं जानती कि असली दिव्यांश कपूर कौन है। ईशाना के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच था? क्या दिव्यांश वाकई ऐसा था? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है ईशाना, मल्लिका ने एक आखिरी वार किया। मैं बस चाहती हूँ कि तुम आंखें खोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईशाना कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगी, लेकिन उसके दिल में शक का एक बीज बो दिया गया था। मल्लिका ने मुस्कुराकर अपना ग्लास उठाया। खेल अब शुरू हो चुका है दिव्यांश, उसने बुदबुदाया।